आज पहल के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे उत्तराखंड में। नशाखोरी के विरुद्ध युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि वो कैसे अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसी कड़ी में कोटद्वार में आज आपके घर में हम पहुंचे हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं इस नशे रूपी हथियार से ग्रसित भी थे। तो आप क्या बताना चाहेंगे अपनी कहानी? क्योंकि मैं कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि शायद ये एक लंबा अर्स था जहाँ पर आप नशे की गिरफ्त में थे और आज आपने अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखा है। तो मैं ही चाहूँगा कि आप अपनी सारी बात मीडिया के माध्यम से उन युवाओं के बीच में रखें। तो सर्वप्रथम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप पहले अपना नाम बताएंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभांकुर बुढ़ाकोटी है। जी, शुभांकुर जी, आप कैसे इस नशे के ग्रस्त में आए और कहाँ से ये शुरुआत हुई? किस ज़माने से हुई? किस उम्र से हुई? कौन सी क्लास थी? और किस तरह से आप इसमें फंसे और फिर क्या क्या हुआ? आप डिटेल में बताने की कृपा करें। एक्चुअली मुझे जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे थे। तो उस टाइम इतना सेंस तो था नहीं मुझे कि क्या सही है क्या गलत है। मैं स्कूल जा रहा था एग्ज़ाम देने सुबह मॉर्निंग के समय, तो मेरे फ्रेंड्स वो सिगरेट विगरेट पीते थे। तो मैं खड़ा हो रहा था दुकान के बाहर, तो मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसे ही बोल दिया कि ये सिगरेट पी ले तो ये एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मैंने बोला ऐसा होता नहीं है। उसने बोला देख आज ट्राई कर ले, एक बार ट्राई करके देख, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तेरा। मैंने बोला ठीक है। मैंने इतना सेंस नहीं था कि पढ़ के जा रखा हूँ, ऑब्वियस बात है पेपर उसी बुक से आएगा जो मैंने पढ़ रखा है। मैंने भी 2 कस मार लिए। उस दिन एक सिगरेट पी, फिर उस दिन एग्ज़ाम अच्छा गया मेरा। मैंने बोला यार बात तो है, क्या पता इस वजह से भी होता हो। फिर जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए मैं डेली पी के जाता था। फिर जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए उसके बाद एक दिन शाम को मैं शादी में जाना था मैंने, तो मेरे फ्रेंड्स लोग भी थे वहाँ पे जा रहे थे। तो एक अंदर से ही होने लग गया है, सिगरेट कब पीने का मन करने लग गया मेरा कि 2 बस मार लेता हूँ अभी। मन करने लग गया, मैंने भी पी। उससे मुझे हल्का सा सर घूमा मेरा, मज़ा आया हल्का सा। फिर वो शेड्यूल में आ गया। फिर उसके बाद वो होता तो था नहीं, सर और घूमता नहीं था, पर एक अंदर से तड़प होने लग जाती थी कि सिगरेट पीनी है। स्कूल जाने से पहले सिगरेट पीता था। फिर ऐसे करके फ्रेंड के साथ शादी का टाइम था, मोहल्ले में शादी थी सोसाइटी में, तो मैं गया वहाँ पे। तो मेरे फ्रेंड्स लोग पीते थे बियर। मैंने बोला यार ये भी ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। क्या पता वैसी वो जैसे पहले दिन सिगरेट पी थी उस वैसी मूड बन जाए। पी दी मैंने अपने दोस्तों के साथ। गया छुप छुप के गया, दोस्त के घर पे गया। दोस्त के घर ऊपर पहुंचा तो बियर की बोतल रखी हुई थी उसने। एक एक गिलास में भी मैंने यार इससे तो कुछ हुआ नहीं। फिर गया शादी में, जान पहचान के थे तो उन्होंने एक बोतल दे दी बियर की। मैं डर गया, मैंने यार ये कहाँ रखूँगा मैं बोतल अपने पास। मैं पीछे गया खेतों में, मैंने मुंह से खोली और एक ही घूंट में पी गया पूरी की पूरी। उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने बियर पी थी। 8th क्लास में था मैं उस वक्त। फिर मेरा सर घूमा, मैं बड़ा मज़ा आया उस दिन पी के। फिर उसके बाद मैं घर गया। अगले दिन फिर ऐसी शेड्यूल में हल्के हल्के करके दोस्तों के साथ वीकेंड में, मतलब सैटरडे छुट्टी हो जाती थी, संडे को ऑफ रहता, तो सैटरडे की शाम को गए दोस्तों के साथ 2-4 बियर पी। मूड बना इन्जॉयमेंट की तरह से कि इन्जॉय करेंगे, संडे है इन्जॉय करेंगे, ये वो किया विया घूमा फिरा। फिर ऐसे शेड्यूल में आने लग गया। फिर संडे के बाद ऐसे पहले संडे था, फिर सैटरडे संडे हुआ, फिर सैटरडे संडे मंडे, ऐसे कर करके मेरे शेड्यूल में आने लग गया। जब तक मैं 12th क्लास तक पहुंचा। मैं थोड़ा अल्कोहलिक हो चुका था उस टाइम बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद दोस्त अलग अलग नशे ट्राई करते थे, मैं भी देखने लग गया। देखा देखी मैं वो डाइल्यूटर लेते थे, मैंने वो भी लेना स्टार्ट कर दिया। फिर उससे प्रॉब्लम होने लग गई हल्के हल्के करके। थोड़ा मेरी सोच ही अलग होने लग गई, दुनिया से कटने लग गया मैं। पर मेरी दुनिया अलग ही मेरे दोस्तों के साथ बन गई थी, जिनके साथ मैं रहता था, जिनके साथ सब चीज़ करता था। फिर उसके बाद मैंने 12th पास किया। मैंने बोला यार बाहर जाने का टाइम आ गया। उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ हाईवे पे। मैं बाइक से आ रहा था, तो बाइक से मेरा एक्सीडेंट हो गया हाईवे पे। उस दिन भी मैं नशा करके चला रहा था बाइक, पर इतना होश नहीं था। फिर भी अपने अंदर एक वो आ जाता ना, मतलब डिनाइंग के एटीट्यूड होता हमारा कि डिनाई हर चीज़ को मना कर देना, नहीं मैंने तो करा ही नहीं था।
मेरा एक्सीडेंट हुआ वो मुझे पता था कि हाँ यार नशे के कारण हुआ, पर नहीं मानने तो अब अलग सोच हो जाती है नशा कर करके कि यार सच बोल ही नहीं पाता आदमी, जो झूठ बोल रहा है उसी पर अटल रहेगा। उसमें मैं थोड़ा बदलने लगा, बदल बदल के फिर मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई। फिर ऐसी मैं वेकेशंस पड़ी मेरी, मैं अपने दोस्तों के साथ मैंने बोला यार मैं आ रहा अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मैं देहरादून पहुंचा तो मेरे दोस्त थोड़ा ड्रग्स के चक्कर में पड़ने लग गए थे, ड्रग्स लेने लग गए थे। मुझे पता नहीं था, मैंने ये क्या होता, बोला भाई कर ले बहुत मज़ा आता है। मेरी भी सोच थी, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे, मैंने यार ये भी ट्राई कर लेते। अब होता है थोड़ा सा, जब उस एज में होता है तो होता है कि कोई आ जाता है पसंद, उसकी वजह से अगर दूर चले जाए फिर आदमी की सोच अलग हो जाती है कि यार दुनिया अब काम की नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, सब चीज़ करना है, अब तो ज़िंदगी काम ही की नहीं रही। उसके बाद फिर मैंने वो ड्रग्स पे हुआ, मुझे पता नहीं था कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या होता है अगर ना लो तो क्या क्या होता है, उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। कौन सी चीज़ ली थी? मैंने स्मैक ली थी। स्नैक्स? हाँ, जी स्मैक लेना मैंने स्टार्ट कर दिया। जी फिर मुझे पता नहीं था कि इसके ना लो तो फिर क्या क्या होता है, बॉडी कितनी वीक होती है, इंटरनली कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस चीज़ के। जी फिर मैं वापस गया 15 दिन के बाद अपने कॉलेज वापस गया तो मेरी हालत ख़राब होने लग गई कि यार मिल नहीं रहा, मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मैंने फ़ोन करा अपने फ्रेंड को, मिलना भाई मेरे को तो ऐसा ऐसा हो रहा, यार मेरा बदन टूट रहा, हालत ख़राब हो रही है, पानी आ रहा, मेरे से सुनना नहीं, मुझे नींद आ रही, ना कुछ हो रहा, परेशानी हो रही। उसने बोला भाई तेरे को सिकनेस होने लग गई उस चीज़ की। मुझे पता ही नहीं कि सिकनेस होती क्या है वो चीज़। जी मैंने यार शराब पी लूँगा वो काट देगा नशा, क्योंकि पहले ये होता था कि ये नहीं तो ये करो, सब्स्टिट्यूट हर चीज़ का रहता है। जी अब मुझे पता नहीं था कि उस ड्रग का सब्स्टिट्यूट भी होता है। जी मैंने ड्रिंक करी, जी 1 घंटे बाद वो नशा टूटा मेरा, मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। जी फिर मैंने फ़ोन करा, मैंने बोला भाई मेरा तो ऐसा ऐसा हो रहा। बोला अब तो तेरे को दवाई भी काम नहीं करती, इसमें कोई मेडिसिन काम नहीं आती। फिर जैसे तैसे मैं आया उस सिकनेस से बाहर, मैं थोड़ा नॉर्मल लाइफ चलने लगी। फिर जब मैं वापस आया यहाँ, मेरे वही फ्रेंड सर्कल फिर से मुझे मिला। जी वही कौन से कॉलेज में थे देहरादून में? मैं UIT देहरादून में था, क्या कर रहे थे वहाँ से? मैं BBA कर रहा था वहाँ से। बीबीए कर रहे थे। हाँ। तो जो दोस्त आपको मिले वो यूआईटी में यहीं के थे या कहीं और नए दोस्त बन गए थे? यहीं के थे मेरे को। कुछ यहीं के थे जो वहाँ गए थे, हाँ जी। बचपन के भी थे वो लोग? हाँ जी। जी। फिर उसके बाद आप यहाँ आ गए? हाँ जी। जी। छोड़ के आए या कोर्स कंप्लीट करके आए? कोर्स छोड़ दिया था मैंने। कितना टाइम? मैंने एक्चुअली रोहतक से HMB किया था, 1.5 साल वहाँ किया। फिर उसमें मेरे को जब मैं वहाँ पे ले रहा था, जी। मैं वहाँ पे ड्रग एडिक्ट हो चुका था। जी फिर वहाँ पे मुझसे जॉब ही नहीं करी गई, मैं 5 स्टार होटल में था, जी। मेरे से जॉब ही नहीं करी जा रही थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी वहाँ पे। वहाँ पे एक्चुअली एक देहरादून के भी थे, जी मेरे सीनियर थे, वो कैप्टन बोलते थे उन्हें, कैप्टन थे वो हमारे। जी तो वो बोलते थे कि तू नशा करता है क्या? मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चरस चुरस पीता होगा शायद, मैं स्मोकिंग भी नहीं करता था। जी उन्होंने मेरे चेक चुक करा, उन्हें कुछ मिला नहीं। फिर उन्होंने देखा कि हाथ पे इंजेक्शन तो नहीं लगाता, मैं इंजेक्शन भी नहीं लगाता था। फिर उन्होंने, उनको पता ही नहीं चल पाया कि ये लेता क्या है एक्चुअली, जो नशा करते हैं ना जिस वजह से, तो उन्होंने शायद वो स्मैक का नशा नहीं बता रहा होगा उन्हें, इसलिए वो पता नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे हाथ वाथ जले हुए थे उस टाइम। जी। तो स्नैक्स में क्या करते हैं, कैसे करते हैं इसको? मतलब क्या होती है ये चीज़? स्मैक एक्चुअली अफीम होती है, जो अफीम से बनती है, जो अफीम का कूड़ा होता है जी उसे स्मैक बोलते हैं। जी। मतलब पाउडर होता है हाँ जी, ये? पाउडर होता है। जी ये बिट के हिसाब से आता है, छोटे थोड़ा थोड़ा सा पाउडर मिलता जी। है। उसको फॉयल होता है हमारा, जो फॉयल टाइप होता है जिससे हम खाना ढकते हैं, जी सिल्वर फॉयल, जी। उसमें रख के उसके नीचे से थोड़ा सा हीट देके तब उसे इनहेल करते हैं। सिगरेट की तरह सिगरेट पिया जाता है नोट से, धुआं? हाँ जी, उसका धुआं छूटता है और धुआं इनहेल करते हैं अंदर मुंह से, ओके फिर उसके ऊपर से सिगरेट पीते हैं ताकि वो अंदर जा सके। ओके। तो जब आप यहाँ आए वहाँ से, यानी कि आप दो दो जगह कोर्स छोड़ के आए, उसमें 8-10 लाख भी परिवार का पैसा लगा होगा, आपका समय भी गया। तो फिर आप जब घर पहुँचे उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जब मैं घर पहुंचा दोबारा तो दोस्त मिले? फिर दोबारा दोस्त मिले, फिर वो वहीं के वहीं सारे के सारे, जो यहाँ से निकल नहीं पाए वो यहीं के यहीं रहे। मैंने सोचा कि यार यहाँ जाके कुछ होगा। जी घर वाले मेरे अलग परेशान हो गए, घर वालों ने बोला कि क्या कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जी पर फिर एक आ जाता है ना, एक फितूर आ जाता है नशा कर करके के अंदर, कि धमकी देना घर वालों को जी कि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। घर वाले मेरे अलग परेशान हो रहे, भैया भाभी। जी
कुछ लोग थे जो कनेक्टेड थे, जो रिश्तेदार होते हैं, जो चाहते हैं भला हमारा, जी वो अलग परेशान हुए। सब देख रहे कि ये लड़का कैसा था और कैसा हो गया। जी जिस रास्ते मतलब जो मैं मेरी इतनी इमेज खराब हो चुकी थी कि मैं किसी से अगर मुझे ज़रूरत के पैसे भी चाहिए होते ना, मैं मांगता था तो मना कर देते थे मुझे। जबकि पहले ऐसा था कि अगर मुझे चाहिए भी नहीं रहते थे तो सब मुझे दे के जाते थे कि ले रख ले। मैं मना करता था तो भी मम्मी को दे के चले जाते थे, ये उसे दे देना। जी ऐसा था। नशे के दौरान सब चीज़ खराब, जी इमेज खराब, पैसा खराब, घर वालों की इमेज खराब, जी मेरी इमेज खराब। जी अपना तो इंसान तो अपना खोता खोता ही है। मैंने घर वालों को भी अलग परेशानी में डाल दिया, अपनी लाइफ अलग स्पॉइल कर दी। इतने साल गए मेरे जो अभी लौट के नहीं आ सकते। जी पैसा गया मेरा सारा का सारा। जी कहानी घूम फिर के सारे दोस्त तो वहीं थे। कुछ लोग चले गए सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र चले गए, वो आए लौट के वो सुधरे नहीं। जी वो और चीज़ नेगेटिव कर दी मुझे जी। कि यार कि ये तो जाके भी नहीं सुधर रहे। ये अब कैसे सुधरेगा इंसान, जब ये नहीं सुधर पाया तो मैं कैसे सुधरूंगा। जी मैंने अपनी सोच नहीं बनाई, पर मैं दूसरों को देख देख के, इंसान होता है ना कि दूसरे को देख के चलता है हमेशा। जी अब बोलते हैं कि हमारा आइडल होता है कोई, तो हम उसने जो रास्ते अपने फुटप्रिंट छोड़े होते हैं हम उस पर चलते जी। हैं। अब मेरे दोस्त ही मेरे लिए सब चीज़ थे। जी उनके लिए मैं घर वालों से लड़ जाता था जी कि नहीं घर वाले गलत हैं, वो सही है। जी बहुत बार हुआ भी ऐसे कि मैं दोस्तों के लिए घर वालों से लड़ गया जी कि नहीं वो ठीक है, आप गलत हो। जी। उस टाइम सोचने समझने की शक्ति मेरी इतनी डाउन हो चुकी थी कि मुझे कोई रास्ता दिखता ही नहीं था। इंसान के आगे हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है। मुझे दोनों कुछ नहीं दिखता था, बस मेरे जहाँ दोस्त मुझे ले जाए मैं उसी रास्ते में चलने को तैयार हो जाता था कि चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो नरके का रास्ता क्यों नहीं है, वह वहाँ चलना है जहाँ दोस्तों ने बोल दिया। जी वो भी सेंसलेस हो रहे थे, पर मेरे लिए तो वो सेंसिबल थे क्योंकि वो सही दिखा रहे थे। हर चीज़ मेरे को मेरा नशा दिला रहे थे, हर चीज़ मेरी मदद कर रहे थे। सारी नेगेटिव जो गलत रास्ते होते हैं वो मुझे दिखाते थे और मैं उसी में चल जाता था क्योंकि वो खुद गलत चल रहे थे। तो मैं भी कहाँ से बोलता कि ये सही है, कि ये गलत है और ये सही है। सेंसलेस हो गया था। फिर मैं यहाँ से, मेरे जीजा जी हैं, मेरे घर वालों ने बोला कि जॉब के लिए चले जा, जीजा जी के साथ बिजनेस है, जीजा जी के साथ वहाँ सेटल कर लेना, वहीं चले जाए, यहाँ रह के भी क्या नहीं कुछ नहीं करेगा। क्योंकि मैंने उस टाइम कुछ पीरियड के लिए छोड़ दिया था नशा। जी मैं बीच बीच में मैं गैप लेता रहता था जी। ताकि सोचता था कि यार अब नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। 2-3 महीने हुए छोड़े हुए, फिर मैं देखता था कि यार अब तो मैं ठीक हूँ, एक बार कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। फिर एक बार करा, फिर एक बारी में फिर से वही दौर फिर से आ जाता है, यार आज कर लेते हैं, कल नहीं करूँगा, आज कर लेते हैं, कल नहीं करूँगा, आज कर लेते हैं, कल नहीं करूँगा। ऐसे कर करके मेरा फिर से शेड्यूल वहीं घड़ी 0 पे आ जाती थी जी कि क्या होगा। फिर उसके बाद मैं जीजा जी के साथ गया दिल्ली। फिर मैं यहाँ वापस आया, सितंबर में आया था मैं लास्ट ईयर वापस। फिर 10-15 दिन बाद मेरे फिर से वही, मैंने बोला यार अब तो मैं करने था, दोस्तों के साथ फिर से मैं करने लग गया। जी 1-2 दिन करके मेरा फिर से वो शेड्यूल आया। घर वाल फिर यहाँ पे पापा के कॉन्टेक्ट से किसी सेंटर था, नशा मुक्ति केंद्र था, फिर मैं घर वालों ने मुझे वहाँ भेज दिया। मैंने हाँ, फिर मैं जब वहाँ सेंटर गया, अंदर रहा एज अ पेशेंट, मेरे पे उन्होंने भी ट्रस्ट किया, मुझे बाहर निकालने लग गए थे। एज अ पेशेंट बाहर नहीं निकालते किसी को जी कि भाग भूग जाएगा ये वो, पर मैंने उनका ट्रस्ट बनाया। जी मैं भागता भी नहीं था, मतलब मैं वहाँ सारे काम करता था सेंटर में जी। सबके साथ में। क्या होता था नशा मुक्ति केंद्र में जिस दिन आप पहले दिन गए, और कितने टाइम रहे आप वहाँ? 6 महीने? पहले ट्रीटमेंट तो मैंने 6 महीने गया था, मैं 3 महीने में वहाँ से भाग के आ गया था। पहली बार? हाँ, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ नेगेटिव कर ली थी। अब होता है ना, एक एडिक्ट हो जाता है जब एक आदमी, जी तो उसकी सोच दुनिया से सबसे अलग चलती अलग है। होती है जी। वहाँ पर क्या क्या होता था नशा मुक्ति केंद्र में, क्या होता है, कैसे शुरुआत होती है, जब आप गए क्या हुआ? पहले तो जब मैं सिकनेस में था, मेरे सिकनेस पीरियड चलता वहाँ पे, तो जब नशा नहीं मिलता बिल्कुल भी, तो मुझे केयरिंग में रखा गया था। जी केयरिंग में सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है, नहाना धोने का, बाल वाल सब सेट, एक शेड्यूल बनाया जाता है इंसान का। जी 21 शेड्यूल में सुबह से लेके रात तक इंसान को चलना है। क्या क्या होता था उस शेड्यूल में? जैसे शेड्यूल में सुबह जैसे 6 बजे उठे हम, जी 6 बजे उठ के सबसे पहले फ्रेश व्रेश होना है, ब्रश व्रश करना है। पहले चाय मिलती है हमें, सबसे पहले जी सुबह मॉर्निंग टी मिलती है, चाय वाय पी, उसके बाद नहाए धोए फ्रेश व्रेश हुए, जी 8 बजे तैयार व्यार होकर हमें फ्लोर पे बैठना होता है। जी फ्लोर पे बैठे उसके बाद हमारी प्रेयर होती है, मॉर्निंग प्रेयर, जी जिसमें एक सेरेनिटी प्रेयर होती है, एक मॉर्निंग प्रेयर होती है, और एक रिकवरी प्रेयर होती है, जिसे हम आदमी वो बोलते हैं हम होंगे कामयाब, वो होती थी। जी फिर उसके बाद हमारा सेशन होता था, योगा सेशन, जिसमें हमारी एक्सरसाइज होती थी 9 बजे तक। एक्सरसाइज करते थे डेली 9 बजे तक। फिर 9 बजे के बाद हमारा ब्रेकफास्ट
तब तक किचन वाले जो किचन में रहते हैं वो खाना प्रिपेयर करके हमें देते थे। 9 बजे हमने नाश्ता वाश्ता करना होता था। 9:30 बजे तक अपने बर्तन वर्तन धो धा के सारे वापस रखे जहाँ पे उनकी स्थान रहता था वहाँ दिया। उसके बाद हमारी एक मीटिंग होती थी, मॉर्निंग मीटिंग, जिसमें हमें हमारी सब चीज़ देखी जाती है, एक अवेयरनेस देखी जाती है कि इंसान के अंदर कितनी अवेयरनेस बढ़ चुकी है, या हम देखते हैं कि घर में किसी चीज़ की कमी है तो उसके पुल्लअप होता था, पुल्लअप डाले जाते थे, इंसान की अवेयरनेस देखी जाती थी। किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो एक रिक्वायरमेंट के पुल्लअप होते थे। जो हमारी प्रेयर्स होती थी, हमारे एनए का प्रोग्राम होता था नारकोटिक्स एनोनिमस का, तो उसमें बहुत सारी हमारी प्रेयर्स होती थी। वो प्रेयर्स किसको याद नहीं है उसकी अवेयरनेस देखी जाती थी, हर चीज़ का पुल्लअप डाला जाता था। उसके बाद एक्टिविटी करी जाती थी, गाना वाना, ताकि इंसान का मूड फ्रेश रहे। 11:30 बजे तक वो होता था। 11:30 बजे के बाद हमें फिर से चाय मिलती थी, चाय पीते थे। फिर हमारा फ्री टाइम होता था। फिर हमारा 12:30 से 1:30 बजे तक का एक सेशन होता था थॉट फॉर डे का, टीएफडी में हमें मेंटली प्रिपेयर करा जाता था कि यार आप किस रास्ते पे चल रहे थे। सबकी सोच को बदला जाता है डाइवर्ट करने के लिए माइंड की, इंसान को प्रिपेयर कर दें कि हमने पहले क्या खो दिया, हम आगे भी वैसे चलेंगे तो क्या खो देंगे आगे। वो सब चीज़ चलता था हमारा। फिर हमारा लंच होता था 2:30 बजे तक। हमें लंच वंच करके सब वाइंड अप करके हम थोड़ा फ्री टाइम होता था 4 से 5। फिर हमारा सेशन लगता था इनपुट सेशन, जिसमें हम सब अपने मन की बातें रखते थे आगे कि हमारा ये सोच है, ये चल रही है, वो चल रही है, घर के प्रति अगर हमारी रिक्वायरमेंट भी चल रही है कि हमें गलत डाल दिया या गलत कर दिया हमारे साथ, तो हम सब खुल के बोल सकते थे वहाँ। फिर वहाँ पे 4 से 5 बजे तक का वो चलता था। फिर 5 से हमें फिर चाय मिलती थी, इवनिंग टी, 5 से 5:15 तक। फिर 5:30 से 6 बजे तक हमारा मेडिटेशन होता था। मेडिटेशन के बाद 6 से 7 हमारा गेम सेशन होता था। हमें गेम वेम देते थे, अंदर इंडोर गेम्स होते थे जितने कैरम, लूडो, सब सारे गेम्स दिए जाते थे। फिर उसके बाद 7 से कभी कभी हमारा मूड मेकिंग होता था 7 से 8 की, जिसमें हम सारी एक्टिविटी करते थे, नाचते गाते सब थे, कोई भी एक्टिविटी कर सकते थे। कभी हमारा 7 से 8 2 दिन हमारा थर्सडे और संडे को हमारा शेयरिंग सेशन होता है, जो हमारे मन में जो चल रहा है पूरे हफ्ते भर तक, जो भी चला, कुछ भी आया, जो भी चल रहा, बुरा लगा, किसी चीज़ का बुरा लगा या हमारी क्या सोच चल रही थी, वो शेयर कर देते हैं हम खुला सबके आगे, ताकि अंदर कोई गिल्ट ना रहे। हमने अंदर की गिल्ट को बाहर निकालने के लिए, चाहे हमारी पिछली बातें जो हमें खाती है अंदर ही अंदर, जो हम किसी को बोल नहीं पाए कभी, वो हम खुल के बता सकते हैं वहाँ पे। उसके जब हम वो बोल देते हैं उसके बाद हमें फीडबैक दी जाती थी, थ्रू करा जाता था कि हम आगे कैसे चले उस सोच को बदलने के लिए। फिर 8 से हमारा डिनर होता था, 8 से 8:30 बजे तक। फिर 15 मिनट की हमारी रिफ्लेक्शन होती थी, कॉपी में हम सब चीज़ लिखते थे, हमारे दिन भर में हमने क्या एक्टिविटी करी, क्या सोच चली हमारी, आज के दिन हमने क्या सीखा, आज के लिए हम आगे के लिए हम क्या योजनाएं बना रहे हैं अपनी। फिर 15 मिनट की होती थी। फिर नाइट पीरियड होती थी 9 बजे। फिर स्टाफ आता था हमारा, पूछता था हमसे कि क्या क्या है, कुछ कमी है, कुछ चीज़ की कमी है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो कुछ क्या। फिर उसके बाद हमें मेडिसिन मिलती थी नाइट पीरियड के बाद। फिर उसके बाद सो जाते थे, फिर सुबह उठना, वही शेड्यूल। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्रों में कुछ लोगों का कहना होता है कि प्रताड़ित भी किया जाता है, मारा जाता है, वो किया जाता है। तो कहीं आपने ऐसा फेस किया कि जिस जगह आप थे वहाँ पर भी लोगों को पीटा जाता था या प्रताड़ित मानसिक रूप से या फिजिकली हैरेसमेंट किया जाता था, कुछ ऐसा? फिजिकली हैरेसमेंट तो नहीं करा जाता, सिर्फ वो सिर्फ मार पिटाई तभी हो जाती है जब इंसान भागने की कोशिश करता है वहाँ से, या वो तो गलत है ना। कोई मतलब अपराध बोध की भावना रख रहा है अपने मन में कि हम ये तोड़ देते हैं, वो तो खुद गलत कर ही रहा, अपने साथ 10 को और गलत करवाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हाथ पैर उठा दिए जाते थे, हाथ पे थप्पड़ मार दिए जाते थे, वरना सीधे कौन सी दिए जाते हैं, मारा नहीं जाता किसी को कहीं किसी सेंटर में। और वो अलग अलग सेंटरों की अलग अलग सोच है, कोई अलग तरीके से चलाते हैं। मैंने तो ये चीज़ फेस नहीं करा, पर क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज़ करा ही नहीं। जब मैं एक बार फर्स्ट ट्रीटमेंट से भागा था उस टाइम मैं पकड़ा नहीं गया था, मैं तो चले गया था। उसके बाद भी जब मैं सेकंड ट्रीटमेंट में गया उसी सेंटर में, मुझे तो उसके बाद भी नहीं मारा गया, क्योंकि हमारी सेंटर की ये सोच होती है कि प्रोग्राम आज और अभी का है, जो पिछला बीत गया है वो बीत गया, उसे हम बदल नहीं सकते। हम सिर्फ बदल सकते हैं अपने आने वाले कल को, और हम अपने आज को बदल सकते हैं। जो हम आज करेंगे वो हम आगे झेलेंगे, जो हम आगे का बेहतर बना सकते हैं वो आज पे करना है। अभी आपकी उम्र कितनी है इस समय? मेरी 25, यानी कि 25 वर्ष की आपकी आयु है। और इस 25 वर्ष के अंतर्गत
जब आप 8th में थे, जब दोस्तों के साथ पहली बार आपने सिगरेट पिया, उस समय आपकी उम्र क्या थी? मेरी रही होगी 16 13 14 14 साल। 13-14 साल की उम्र से आपने शुरुआत कर दिया था। तो आज वो दोस्त जो नशा कर रहे थे उस समय, स्मैक्स ये, वो उनकी स्थिति क्या है? वो सही हो गए हैं या वो बर्बाद हो चुके हैं, उनके घर बर्बाद हो चुके हैं, या उन्होंने भी कुछ डी एडिक्टेड हो चुके हैं? मैंने तो जहाँ तक मैंने देखा है वो आज भी वही है सारे के सारे, जी। क्योंकि उन्हें एक सही रास्ता अपनाने को नहीं मिला या उन्होंने वो ट्रीटमेंट नहीं लिया ढंग से। जी। क्योंकि हमें ट्रीटमेंट के अंदर रियलाइज़ करवाया जाता है, बताया जाता है कि यार हमने क्या खो दिया, अगर हम उस चीज़ की केयर नहीं करेंगे तो हम आगे क्या खो देंगे। मैं भी कुछ टाइम तक नेगेटिव था, मैंने भी सोचा था यार अब मैं जाके तो बिल्कुल करूँगा ही करूँगा, अपनी लाइफ और स्पॉइल कर दूँगा। फिर देखा घर वालों के बारे में, सोचा मैं जी। हफ्ते भर तक मैंने घर वालों के बारे में सोचा यार मेरे कारण ही सब चीज़ क्यों बर्बाद हो गया। जी। हर चीज़ घर में सब परेशान मेरी वजह से, मम्मी की तबीयत खराब मेरी वजह से, पापा परेशान मेरी वजह से, भैया यहाँ से 500 किलोमीटर दूर रह रहा वो परेशान मेरी वजह से, वो वहाँ से फ़ोन कर करके पूछ रहा, वो सो नहीं पा रहा वहाँ मेरी वजह से। सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो कारण क्या था? नशा। अगर मेरे को उससे अलग कर दिया जाए तो घर वाले बिल्कुल भी परेशान नहीं थे मुझसे, जी। सब चीज़ जो वो बोलते हैं वो मैं करता था। जी। पर सिर्फ मेरे एक नशे के कारण सब चीज़ बर्बाद हो रखा था, तो मैंने कहा यार ये कि नशे को ही छोड़ दो, बाकी सब। तो ये भाव कब आया आपके मन में? कितना समय, मतलब 13 साल, आज 25 साल, यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं 10-12 साल, 8 साल, 10-12 साल तक उसमें आप रहे, अपनी बाल्य अवस्था में, और उसके बाद 12 साल यूज करने के बाद आपने जीवन में हर तरह का नशा, आपने जैसे बताया कि स्मोकिंग की, ड्रिंक किया, डाइल्यूटर भी सूंघा, उसके बाद स्मैक्स तक आपने ली, और आपको बिना उसके आप रह नहीं पाते थे। 12 साल, 11 साल इस नशे में पड़ने के बाद आपने ये कदम उठाया कि नहीं, मुझे अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए और अपनी माँ जी पिताजी के लिए, उनके, क्योंकि सब उस नशे के कारण दुखी थे, आपने संकल्प लिया। तो ये भाव कब आया आपके मन में? कितना समय हो चुका है इस चीज़ को छोड़े हुए, और क्या भाव आया आपके मन में? मेरी ये सोच तब बनी थी जब मैंने बहुत सारे अपने से भी ज़्यादा, क्योंकि हम एडिक्ट जो बोला जाता है ना, एक एडिक्ट सिर्फ एक अल्कोहलिक या नशा लेने वाले को ही नहीं बोला जाता, बहुत सारे एडिक्ट होते हैं। जैसे एक मनी एडिक्ट होता है जो पैसे के पीछे भाग रहा हो, कोई ऐसा एडिक्ट होता है जो अल्कोहल ले रहा हो, कोई ऐसा एडिक्ट हो जो स्मैक ले रहा हो। तो उन सब की मैंने स्टोरीज देखी, स्टोरीज पढ़ी उनके बारे में, सब वो स्टोरीज देखी मैंने कि क्या क्या हो रहा है, किसने कोई रिकवरी में चल के भी बर्बाद हो गया, उसके बाद जब उसने फिर से नशा उठाया। जो एनए का प्रोग्राम है वो नारकोटिक्स एनोनिमस का, तो डॉक्टर बॉब और डॉक्टर बिल के बारे में जी। उन्होंने ये नारकोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम चलाया था, क्योंकि वो खुद एक एडिक्ट थे। क्योंकि उन्होंने फिर एक टाइम ऐसा आया था कि वो रिकवरी में चल रहे थे, फिर उनकी रिकवरी टूटी एक की, और वो उसके बाद बर्बाद हो गए, उसकी सीधे डेथ ही हो गई जी। तो मैंने ये देखा कि अगर इंसान रिकवर करके फिर से अगर उसी चीज़ में जाए, गलत रास्ता पता होते भी अगर गलत रास्ते में जाए तो बर्बादी होता है। क्योंकि उनकी स्टोरीज से देख, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, बहुत रिच फैमिली से थे, बहुत रिश्ते, आज की डेट में कुछ ऐसा है कि रोड पे पड़े हुए हैं, घर वालों ने अलग कर दिया उन्हें। क्योंकि एक एडिक्ट सिर्फ 3 ही जगह जाता है, या तो नशा मुक्ति सुधार केंद्र जाएगा जहाँ से वो सुधर सकता है, या जेल जाएगा, या फिर सीधे उसकी मौत ही हो जाती है, सीधे अंतिम संस्कार होता है इंसान का। ये 3 ही जगह ही होती है सिर्फ एक एडिक्ट की, क्योंकि वो उन्हीं तीनों जगह ही जाता है। अगर मुझे यहीं से पहली जगह तो मैं आ गया, अगर मैं अभी भी नहीं सुधरूंगा तो उसके बाद जेल ही जाऊंगा, या फिर सीधे मेरी मौत ही होगी। अगर मरना ही था तो सीधे तड़प तड़प के क्यों मरना है, एक साथ ही मर जाओ। जी। तो कहने का मतलब आप, अब जो आज की पीढ़ी है, जो इस समय देश की स्थिति है आप देख रहे हैं, क्योंकि आप आज इस पहल के माध्यम से पूरे विश्व को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश के युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि 12 साल आप इस नशे में खुद ग्रसित रहे। आपने अपनी पूरी कहानी बताई कक्षा 8 से, और उसके बाद आपने बहुत सारी पहलुएं देखी, बहुत सारी दिक्कतें देखी। तो आज आप नशे से आपने अपने आप को दूर किया, संकल्प लिया अपने परिवार के लिए कि मैं जीवन में नशा नहीं करूँगा। ये बात आपके अंतरात्मा से जागी, और आप इस समय जो उत्तराखंड की स्थिति है,
और बच्चों की जो स्थिति है, माँ बाप कितना अपने बच्चों के लिए त्याग करते हैं, माँ बेचारी सो नहीं पाती, पिता बेचारे बोल नहीं पाते हैं, समाज अलग नज़रों से देखता है। तो हमारी युवा पीढ़ी को और जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद नशा करके 12 साल हर प्रकार का नशा करके छोड़ चुके हैं, तो आप उन बच्चों के लिए किस तरह से अपनी बात को रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को? देखिए, मैं तो जो हमारे युवा हैं, जो हमारे अभी यूथ है, बहुत गलत रास्ता इस टाइम पे आ रखा है। हर जगह एक स्टोरी है, कोटद्वार की नहीं है, देहरादून की नहीं है, सब जगह ऐसे ही चल रहा। क्योंकि जो हमारी यूथ है वो आज के दिन पे नशे में ज़्यादा घुस चुकी है। वो सिर्फ उन्हें सिर्फ एक ही, क्योंकि हम सिर्फ एक इंजॉयमेंट की तरह से ना, हम सोचते हैं कि इंजॉय इसी तरह से होता है, एक नशा उठा के या एक क्लब में ड्रिंक करके या कुछ भी अपना चॉइस ऑफ ड्रग जो भी लेते हैं, जिनमें उन्हें सुकून मिलता है कि यार इससे करके हमें इंजॉयमेंट मिलता है। पर वो एक्चुअली इंजॉयमेंट होता नहीं है। जो हमारी सोच बन जाती है ना, हमें सिर्फ अपनी सोच को बदलना पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं। इंजॉयमेंट सिर्फ एक तरीका नशे उठाने का नहीं है, ड्रग्स लेने से इंजॉयमेंट नहीं होता हमारी लाइफ में। मैं इंजॉयमेंट एक पल को लेके लिया जाता है, अपने घर वालों के साथ लिया जाता है, अपने दोस्तों के साथ करा जाता है। पर एक हमारा जो सोच होती है ना, अपनी सोच को बदलना चाहिए हमें। जो हमारी सोच होती है आज की डेट पे कि हम ग्रुप बना के नशा करें या अपना चॉइस ऑफ ड्रग लें, उसमें इंजॉय करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, तो उसमें हमारा खुद का ही नुकसान होता है, किसी और का नहीं होता। हमने सिर्फ अपना ही घाटा देखते हैं, उसमें हमारा अपना ही घाटा होता है, घर वालों का होता है। पर जो हम रास्ता चुन रहे हैं ना, वो रास्ता बहुत गलत है। कि हम ये देख रहे हैं कि यार सिर्फ एक हमारे पास बहुत सारे वजहें होती हैं ये बोलने की कि यार हम नशा क्यों उठा रहे हैं। कोई बोलता है कि आज दोस्त की शादी है तो आज इंजॉयमेंट करना है, दोस्त की शादी है। जैसा आपने बताया कि बाल्यावस्था में या टीनेजर में अट्रैक्शन भी हो जाता है लड़कियों के साथ, लड़कों आपस में, तो कहीं ना कहीं बच्चा को लगता है कि वो दुनिया मेरी है। तो उस तरह के लोगों को भी, ऐसे युवाओं को जो कहीं ना कहीं उस कड़ी से गुजरते हैं कि वो किसी के साथ, जिसको कहते हैं कि लव हो गया, प्यार हो गया, या उसको पाने के लिए अगर वो नहीं मिली तो नशा कर लिया, तो क्या वो नशे में जाने के बाद वो लड़की उनको मिल जाती है या वो उनका सपना पूरा हो जाता है? क्या कहना चाहेंगे ऐसे दोस्तों को, क्या बताना चाहेंगे? नहीं सर, ये हमारी सोच होती है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हमने कि 1% हमारी लाइफ से चले गया। हमारी ये सोच होती है कि यार वो चले गया तो अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पर हमारी यही सोच होती है ना कि एक वही इंसान ही है। हमें ये सोचना चाहिए कि यार हमारे पीछे और कितने जुड़े हुए हैं। हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी वजह से जिंदा हैं आज के दिन पे, जिनकी कुछ अपेक्षा है, उम्मीदें हैं हमसे कि हम कुछ करेंगे, आगे कुछ बनेंगे। तो उनका भी उसमें हर चीज़ देखा जाता है कि यार वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा रहे, अच्छा चले, अच्छा आगे कुछ सोचे, कि अच्छा करे, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बने, कामयाब हो। पर हम ये सोचते हैं कि यार एक इंसान चले गया तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये बहुत गलत सोच होती है दोस्तों। हमें ये सिर्फ ये सोचना चाहिए कि यार अगर हम अपने आप को बर्बाद कर देंगे तो ख़त्म सिर्फ हम ही होंगे। नुकसान हमारा सबसे ज़्यादा हमारा खुद का ही होगा, हमारे शरीर का होगा। हमारा एक स्लोगन होता है, आपका स्वस्थ शरीर ही आपकी दौलत है। जी, आप फिर से सब चीज़ कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो जो आपने खो दिया, पर आप अपना शरीर नहीं कमा सकते। आपका शरीर जो ख़त्म हो गया वो रिकवर नहीं कर सकते। वो आप जब नशा करोगे ना, आप अपनी उम्र खुद कम कर रहे हो अपने हाथ से। लोग आजकल एक एक सेकंड जीने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, और हम घंटे के घंटे अपने नशा लेके वो सारे घंटे बर्बाद कर दे रहे हैं। वो वेस्ट जा रहा है हमारा, कि हम अपनी ज़िंदगी हमने कम कर दी है। अब आपके हाथ में है कि आप किस सोच पे चलोगे, कि आप अपनी ज़िंदगी बढ़ाना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी घटाना चाहते हो, या एक इंसान को खुश रखने के लिए आप 10 को दुखी करोगे, या उन 10 की खुशी के लिए आप अपने आप को सिर्फ ठीक रख के उनकी खुशी देखते हो। आप सिर्फ अपना रास्ता देखो, जो कठिन रास्ता होगा वही सही रास्ता होगा। हमारे आगे हमेशा 2 रास्ते आते हैं, एक सही आता है, एक गलत आता है। गलत हमेशा सरल होता है और जो सही रास्ता रहता है वो हमेशा कठिन। जी, मेरा एक अंत में एक क्वेश्चन और है। इस 10-12 सालों में, क्योंकि अभी आपकी मात्र 25 साल की उम्र है, और ऐसे दौर में आपने एक युवा अवस्था में और बाल्यावस्था से आपने नशा करना शुरू किया, और आज जब आप युवा अवस्था में आपने देखा कि परिवार बर्बाद हो रहा है, आपने नशे से अपने आप को दूर छोड़ा, अपने आप को
नशा मुक्त बनाया। इस दौरान माँ बाप, परिवार वालों को और माँ जी, पिताजी लोगों का किस तरह का आपका सहयोग रहा? माँ बाप का, आपके मम्मी पापा को कष्ट होने के बावजूद भी किस तरह से उन्होंने आपको कोऑपरेट किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि माँ बाप की क्या भूमिका होती है एक बच्चे को सही बनाने में? एक बच्चे को 8th क्लास से अगर 9th से 5th से उसको देख रहे हैं, तो किस तरह से माँ बापों को आप संदेश देना चाहते हैं? क्या देखना चाहिए उन्होंने अपने बच्चे को कि उनका बच्चा सही रहे? देखिए सर, ये तो एक माँ बाप की जो सोच विचार होता है वो अपने बच्चे के लिए तो कभी ख़राब ही नहीं होता। वो कभी चाहते ही नहीं है कि हमारा बच्चा कभी ख़राब हो या वो गलत रास्ते पे जाए। एक दौर आता है, माँ बाप को सिर्फ ये देखना चाहिए, उस गलती के लिए उसको सज़ा ना देके उसे समझाना चाहिए सबसे पहले कि यार तुम किस रास्ते पे चल रहे हो, उसके आगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जी अगर आप उन कॉन्सिक्वेंसेस को आज देख के चलोगे तभी जाके, अगर आप उस पीरियड में होते, अगर आपको उस तरीके से समझाया जाता है जैसे अगर आप मार पीट के समझा रहे हो, अगर उस पीरियड में आपको भी वैसे समझाता तो क्या आप सही होते? जी एक बार माँ बाप को उस जगह पे रख के अपने आप को सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर आगे चले तो कैसे चले, क्या सोच हो, उसकी सोच बदलने की कोशिश करें। जी एक दोस्त की तरह रहे। माँ बाप एक एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे एक दोस्त भी बनना पड़ता है माँ बापों को। मेरे मम्मी पापा भी बने जी आज के दिन पे है। मैं जब आया, रिकवर हुआ आज के दिन पे, मेरे मम्मी पापा मुझे कभी कुछ नहीं बोलते जी कि तूने पहले ये बर्बाद करा या वो बर्बाद करा। आज के दिन पे मैं ठीक हूँ। मेरे माँ बाप के लिए मैं ही सबसे बड़ी दौलत हूँ उनकी। मेरे लिए उनने सबसे सब चीज़ कर रखा है। अब वो चाहते हैं कि मैं ठीक रहूँ और मेरे लिए ही वो सब चीज़ कर रहे हैं आगे भी। अगर जिंदा हैं तो मेरे लिए ही है, हर चीज़ कर रहे हैं वो मेरे लिए ही है। वैसे ही माँ बाप, हर किसी माँ बाप को यही सोचना चाहिए कि उनका बच्चा किस तरीके से ठीक होगा, कि उनकी सोच क्या है। अगर जैसा ट्रीटमेंट वो चाहते हैं कि जो उनके साथ ट्रीट करा जाए, जिस वजह से वो ठीक हो जाए, तभी जाके वो अपने बच्चे को समझ सकते हैं। तो अंत में एक अंतिम और क्वेश्चन मेरा है कि आप पूरे प्रदेश को और देश के युवाओं को जो इस तरह नशे की ओर जा रहे हैं या नशा कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से वो अपना पथ को बदले और कैसे नशा को छोड़ सके? देखिए, इसमें सबसे पहले होती है अपनी एक विलनेस होती है, एक विल पावर होती है और एक अपनी सोच होती है। हम जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, जितना, एक मैं बोलता हूँ, एक टीन एज में हमारी सबसे बड़ी जो हमारा सही और गलत रास्ता चुनने का आता है वो हमारा फ्रेंड सर्किल से आता है कि हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं और उनकी क्या सोच है। अगर आप अपने फ्रेंड्स और अपने माँ बाप की सोच के हिसाब से चलो, मैं नहीं बोलता कि अपने जो माँ बाप बोल रहे वही सही होगा। हमेशा माँ बाप भी सही नहीं होते। कुछ ऐसा होता है कि कोई गलत आदमी भी ना आपको सही रास्ता दिखा के चले जाता है। हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है। तो आप जब तक एक पॉजिटिविटी नहीं पकड़ोगे ना किसी इंसान से, हर किसी इंसान से एक पॉजिटिविटी लो, नेगेटिव मत पकड़ो। ये इंसान की खासियत होती है कि वो नेगेटिव ही पकड़ता है हमेशा किसी ना किसी से। जी तो मैं यही सोचता हूँ कि आप सिर्फ, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, आप सिर्फ अपने डिफ्रेंशिएट करना सीखो, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। आप जब पॉजिटिव पकड़ोगे तभी जाके आप एक नशे से अलग रह पाओगे और एक नशे के रास्ते को छोड़ पाओगे। अगर आपके साथ गलत भी हुआ ना तो भी उसको पॉजिटिव वे में लो, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू। मेरे साथ इस समय कोटद्वार के हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपने पूरे प्रदेश के बारे में युवाओं को और देश के युवाओं को एक संदेश दिया, जो स्वयं 12 साल से नशे में ग्रसित थे और आज उस नशे रूपी आतंक से वो छूटे और युवाओं को एक संदेश था कि आपकी विलनेस, आपका मनोबल, आपका अपना शरीर, आपका अपना परिवार ही समाज का निर्माण कर सकता है और एक देश की सेवा करने के लिए आपको अपने माँ बाप का और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर कोई शक्ति ऐसी है जो आपको बदल सकती है तो वो आपका आत्मबल है, आपकी विलनेस है और आपके अंदर वो मनोबल की शक्ति तभी आएगी जब आप स्वतः उसको जागने के लिए प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बुड्ढा कोटी जी, और आपसे इस उम्मीद के साथ कि आप इस पहल के सदस्य बने रहेंगे और आने वाले वक्त पे अपने युवाओं को, छोटे भाइयों को व्यसन मुक्त बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ टीम पहल मानवाधिकार संरक्षण समिति देहरादून आपका हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद।